गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स की। तो प्रिंसिपल्स इन जनरल क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ्स या कोई बेसिक रूल। तो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे? तो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रूथ्स जो क्या दर्शाते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट करते हैं ऑडिटिंग के, और ऑल्सो दे सजेस्ट कि किस तरीके से हम वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिक ट्रूथ्स जो हमें ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स दर्शाएं और उन्हें अचीव करने का मैनर भी बताएं। तो कुछ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या मतलब हुआ कि जो ऑडिटिंग का काम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऑडिटर जो है वो किसी की डिपेंडेंस पर हो या उसको किसी से वो बायस्ड हो किसी को लेकर। तो जो ऑडिटर है वो स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जो ऑडिटर का काम है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसे सिर्फ रिलेटेड एविडेंसेस को लेकर काम करना चाहिए एक अनबायस्ड तरीके से। यानी जो ऑडिटर है वो एविडेंस, सबूतों के आधार पर काम करे, ऑब्जेक्टिविटी दर्शाए। ऐसा ना हो कि किसी से कोई दुश्मनी है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत दिखा दिया, ऐसा ना हो, वो ऑब्जेक्टिव रहे अपने काम को लेकर। प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो सिर्फ मटेरियल ट्रांजैक्शंस, इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, जितनी महत्वपूर्ण लेन देन है उन पर एम्फसाइज करे, और जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें बहुत इन डेप्थ, गहन तरीके से एग्जामिन करे। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जो क्लाइंट है वही ऑडिटर को सारे के सारे रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस, एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर्ली प्रोवाइड करे, फुल्ली डिस्क्लोज करे वो अपनी सारी एविडेंसेस। और उसके बाद जो ऑडिटर भी है वो भी अपने रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करे। जो भी रिपोर्ट तैयार करता है वो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर अपने रिजल्ट्स को शो करे। इसके बाद आते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं बेटा? वो सारे कार्य, वो सारे टास्क जो हम एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स के दौरान करते हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं तो उन्हें करने के लिए जितने भी काम हैं वो सारे टास्क कहाँ आते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं। हम क्यों कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और वो भी एक्यूरेटली, करेक्टली, सटीकता के साथ। और इसके बाद आती हैं ऑडिट टेक्निक्स। तो ऑडिट टेक्निक्स क्या है बेटा? वो सारी टेक्निक्स जो एविडेंसेस इकट्ठा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एविडेंसेस हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ताकि हम दिखा सकें जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू हैं, कंप्लीट हैं। तो वो सारी टेक्निक्स जो एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडिट टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? जैसे हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, हम फिजिकल इन्वेंट्री देख सकते हैं, हम एविडेंसेस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स हैं ऑडिटिंग की, ये तीनों जो हैं इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे हैं ये? सबसे पहले बेटा जब हम कभी भी ऑडिट करते हैं तो जो प्लान बनाया जाता है, एग्जामिनेशन का प्लान बनाया जाता है, वो बेस्ड होता है ऑडिट प्रिंसिपल्स पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका प्लान बेस्ड है। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग हम ऑडिट के प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और ऑडिट टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि हम एविडेंसेस को इकट्ठा कर सकें। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एक ऑडिटर है, वो क्रेडिट सेल्स की ऑडिटिंग करना चाहता है। तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? ऑडिट प्रिंसिपल देखेगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं उस रेलिवेंट पीरियड की, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब उस प्रिंसिपल को देखते हुए वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। प्रोसीजर कैसे फॉलो करेगा? वो देखेगा
कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन हो सकती हैं। आपकी सेल्स ऑर्डर, आपके इनवॉइसेस, आपकी गुड्स की डिस्पैच बुक या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाकी बुक्स में एंट्री की गई हैं, उन्हें वो एग्जामिन कर सकता है। और फिर हम देखेंगे टेक्निक कि एविडेंस कैसे इकट्ठा करें। हम वाउचिंग कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं इन बुक्स को, हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम एंट्रीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब रिलेट होंगी, जब तीनों चीज़ें एक साथ होंगी, तभी हम ऑडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अब हमें नेसेसिटी रिक्वायरमेंट तो पता है एक ऑडिटर के लिए, क्या कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर बन सकता है। लेकिन क्वालिटीज क्या क्या हैं, अलग अलग गुण क्या हैं एक ऑडिटर के अंदर जो होने चाहिए। सबसे पहला है कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मैंने आपको बताया था कि जो बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अकाउंटेंसी शुरू होती है, और अकाउंटेंसी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ ऑडिटिंग शुरू होती है। तो जो ऑडिटिंग है वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों से वाइडर टर्म है, और इन दोनों को ये अपने अंदर रखता है। तो जो ऑडिटर है उसे बुक कीपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और अकाउंटेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है कंप्लीट नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के अकाउंट्स की आप ऑडिटिंग कर रहे हो, उस बिजनेस का नेचर आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए आप जिस बिजनेस को आप एग्जामिन कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स। जो ऑडिटर है उसे बिजनेस के डिफरेंट एक्ट्स के बारे में और उन एक्ट्स के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होती जाती हैं उन अमेंडमेंट्स के बारे में भी टाइम टू टाइम नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को ऑडिट कर रही हूँ तो मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं किसी प्राइवेट कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कर रही हूँ तो मुझे कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए। कंपनीज एक्ट 1956 के बाद अगर अमेंडमेंट आती है, 2013 की आई, तो मुझे 2013 भी डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद है एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटर है वो बिल्कुल निपुण होना चाहिए ऑडिटिंग के काम में। निपुण कैसे होगा? जब उसे कंप्लीट नॉलेज होगी और वो रेगुलरली उसे प्रैक्टिस करता रहेगा। इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। वो निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। इम्पार्शियल क्यों हो बेटा? ताकि वो किसी थर्ड पर्सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना हो। और ऑनेस्ट कैसा हो? वो कोई भी इंफॉर्मेशन कंसील ना करे, छुपाए ना। जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करे तो वो ऑनेस्टली अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, ना तो वो किसी गलत चीज़ को सही सर्टिफाई करे और ना ही वो किसी गलत चीज़ को छुपाए। इसके बाद है इंडस्ट्रियस, विजिलेंट एंड क्लेवर। जो ऑडिटर है बेटा वो इंडस्ट्रियस होना चाहिए, मतलब परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेसिक काम क्या है ऑडिटर का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करना। अब फ्रॉड्स एंड एरर्स ऊपर ही ऊपर तो रखी नहीं होंगी, उनको ढूंढना पड़ेगा। तो उनको ढूंढने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। फिर विजिलेंट एंड क्लेवर भी होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और चतुर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे एरर्स निकालनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी, तो फॉर दैट ही नीड्स टू बी वेरी क्लेवर। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल। जो ऑडिटर है बेटा वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्रैक्टिकल? क्योंकि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करोगे तो आपको बुक्स के अलावा भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, तो आप क्या करोगे? एम्प्लॉयज़ से बातचीत करोगे। अब एम्प्लॉयज़ के पास ना तो इतना टाइम होता कि वो आपको रोज़ रोज़ दें, दूसरा अगर सपोज एम्प्लॉय ही गलती पर है तो वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जो ऑडिटर है वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस, बुक्स के रटे रटाए क्वेश्चंस ना पूछे, इनफैक्ट वो प्रैक्टिकल हो, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो निकालने की कोशिश करे। इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी से भी वो बायस्ड ना हो। दूसरा फियरलेस होना चाहिए, वो किसी के भी डर में आके आपके बिजनेस की एरर्स एंड फ्रॉड्स को छुपाए ना, तो किसी भी प्रेशर में ऑडिटर ना आए। इसके बाद है सीक्रेसी। जो ऑडिटर है उसे सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, मतलब
जब आप किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन, अदर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो आफ्टर द ऑडिटिंग इज डन, जो ऑडिटर है वो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सीक्रेसी मेंटेन करे, किसी भी थर्ड पार्टी को आपके बुक्स के बारे में ना बताए। नॉट अनड्यूली सस्पिशियस, बेकाम में, व्यर्थ में उसे चिंता या शंका भी नहीं करनी चाहिए बेटा। ऐसा भी ना हो कि वो अननेसेसरी शक कर रहा हो। जो ऑडिटर है उसका काम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, तो ऐसा ना हो कि ऑडिटर अज्यूम करके चले कि भाई इन बुक्स के अंदर तो एरर्स होंगी ही होंगी, या वो अननेसेसरली किसी को क्रिटिसाइज करे बिना उसकी बात सुने। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको रीजनेबल हियरिंग देनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और व्यर्थ तरीके से उनके ऊपर आप शंका या शक ना करें। एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड इन्फ्लुएंशियली, जो ऑडिटर है जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा तो बहुत क्लियर तरीके से वो अपनी रिपोर्ट के अंदर सब चीज़ें मेंशन कर दे, कम शब्दों में लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बातें बहुत क्लियरली वो अपनी बात को प्रेजेंट कर सके। इसके बाद आते हैं बेटे टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एमेच्योर ऑडिटर। एमेच्योर ऑडिटर कौन होता है? ऐसा ऑडिटर जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है काम में, निपुण ही नहीं है काम में। अब वो निपुण क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ हॉबी के लिए काम कर रहे हैं। वो कोई फीस नहीं ले रहे, कोई वेतन नहीं ले रहे, ऑनरेरियम, सिर्फ ऑनरेरियम बेसिस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ऑनररी ऑडिटर्स भी कहते हैं। लेकिन इनको कोई ज़्यादा नॉलेज अपनी ऑडिटिंग को लेकर नहीं होती। सेकेंड है प्रोफेशनल ऑडिटर्स। ये वो ऑडिटर्स हैं बेटा जो कॉम्पिटेंट हैं और अप्रूव्ड हैं। ये रिकॉग्नाइज्ड हैं ICAI के अंडर और इन्हें बहुत डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, इन्हें बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करनी आती है। ये किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय से ही आप ऑडिटिंग करा रहे हो। ये एक्सटर्नल थर्ड पर्सन होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉय किया जाता है, एक फीस प्रोवाइड की जाती है और आफ्टर द ऑडिटिंग इज डन दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑडिटर्स। अब बेटा गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तो आप ऑडिट करोगे। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑडिटर्स। जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर को हम कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है।